मित्रों नमस्कार जोहार। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ पाया था, समय का अभाव होता है। लेकिन मेरा मकसद होता है कि कम वीडियो आप लोग के समझ हो, लेकिन जो भी वीडियो आए उससे आप लोगों का लाभ हो। और ख़ास तौर पर वैसे मित्र जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो जेपीएससी मेंस के बारे में सोचते हैं, जो फाइनली जेपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, उन मित्रों के लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए विलंब ना करें और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 7th to 10th जेपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर था, और उस क्वेश्चन पेपर के आज मैं हिस्ट्री पेपर को लिया हूं, और उस पेपर के एक क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर को लिखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है आंसर लिखते समय, उन तमाम बातों को मैं मोटे तौर पर चर्चा करना चाहूँगा। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। चूँकि आंसर लिखते समय हमें कई सारे बातों को ध्यान रखना होता है। अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखे तो हम एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से आंसर को टैकल नहीं कर सकते। तो आज हम हिस्ट्री के पेपर से एक प्रश्न लिया हूँ, और उसी क्वेश्चन को आज हम कैसे फॉर्मेट तैयार करके कैसे उसका इंट्रो तैयार करना है, कैसे उसका मेन बॉडी पार्ट लिखना है, और उसका कैसे एक फाइनली कंक्लूजन तैयार करके कंक्लूड करके फाइनली आंसर को तैयार करना है, उन तमाम बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। जिस प्रश्न को मैं मॉडल उत्तर के तौर पर आपके समक्ष दिखाने वाला हूं, उस प्रश्न को हालांकि मैंने अपने एग्जाम हॉल में उस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया था, लेकिन उत्तर को लिखने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुने। पहली बात कि मैं जो उत्तर मॉडल उत्तर बताने जा रहा हूं वो उत्तर अंतिम और निर्णायक नहीं है, और वैसे भी मेंस में कोई भी उत्तर परिपूर्ण अंतिम निर्णायक नहीं माना जा सकता है। आप चाहें तो इससे भी उत्तम, मैं बोल रहा हूं इससे भी उत्तम का प्रयास कर सकते हैं, और आपका आंसर इससे भी उत्तम हो सकता है। उत्तम हो सकता है लेकिन सर्वोत्तम नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम कहने का मतलब है, आप देखेंगे कि मेंस एग्जाम में किसी को भी किसी पेपर में 100 में 100 मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है या कोई एमसीक्यू का एग्जाम नहीं है, इसलिए आप सर्वोत्तम आंसर के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आप हर एक उत्तर से उत्तम, उससे उत्तम का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, मैं जो मॉडल आंसर आपको दिखाने वाला हूं वो अंतिम और निर्णायक नहीं है। आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, सर्वोत्तम नहीं। चलिए तो देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। जेपीएससी मेंस का उत्तर लिखते समय हिंदी माध्यम के मित्रों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप उत्तर लिखते समय शब्दों का चयन बहुत सामंजस्य बैठाकर करेंगे, क्योंकि आपको ना तो हिंदी का प्रकांड विद्वान से कॉपी चेक करवाने की उम्मीद रखनी है, ना ही आप ऐसे सरल या ऐसे ठेठ शब्दों का प्रयोग करें कि आप कोई बचपन के मित्र से बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर लिखते समय जो शब्द का चयन करेंगे वो ना तो ज़्यादा क्लिष्ट, ना तो ज़्यादा कठिन, और ना ही ज़्यादा एक ठेठ लैंग्वेज के तौर पर होना चाहिए। शब्दों का जो चयन है आपको सामंजस्य बैठाकर सरल शब्दों का प्रयोग, सहज शब्दों का प्रयोग, और थोड़ा शब्द स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बचपन के मित्र से बातें कर रहे हैं, बचपन के मित्र को संवाद के तौर पर पत्र लिख रहे हैं, इस तरह का शब्द का प्रयोग करें। तो हिंदी माध्यम के बच्चे, हिंदी माध्यम के मित्र इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप जेपीएससी मेंस का उत्तर लिख रहे हैं तो ये यूपीएससी के मेंस से अलग होगा, क्योंकि यूपीएससी में 10-15 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, और इसमें एक लॉन्ग आंसर के तौर पर आपको लिखना है, और वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहला बात है कि आप कितना पेज लिखेंगे, कितना वर्ड में आंसर को समाप्त करेंगे। आपके पास जितना तय समय सीमा है उस हिसाब से अगर आप 40 मार्क्स के प्रश्नों को देखें तो 700-800 शब्दों में लिख लेना है।
तो 700-800 शब्दों में लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक शब्द को काउंट करने लगे, आपके पास वो समय नहीं होना है। तो इसके लिए आप जब भी उत्तर का प्रैक्टिस करें, उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करें, तो उस समय मोटे तौर पर एक पेज में जितने शब्द आप लिखते हैं उसको काउंट कर लीजिए। उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमको कितना पेज लिखना है। तो मोटे तौर पर देखें तो 40 मार्क्स के प्रश्न को हम 7 से 8 पेज लिखते हैं तो वो काफी हो जाता है। और अगर उससे ज्यादा अगर आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे प्रश्न के समय को आप किल कर रहे हैं, यानी जो दूसरे प्रश्न में आप समय देने वाले हैं उसका समय आप इसी प्रश्न में दे रहे हैं। दूसरी बात, आप हो सकता है ज्यादा लिखने के चक्कर में आप जो प्रश्न में तर्कसंगत बातें नहीं पूछी गई है वो भी आप लिखना शुरू कर दें। तो इसलिए आपको समय सीमा और शब्द सीमा पर भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आप उत्तर प्रैक्टिस करते समय आप समय प्रबंधन को सुनिश्चित कर लें कि आप एक आंसर को कितने समय में पूरा कर पा रहे हैं। नहीं तो आप ऐसा ना हो कि बहुत बेहतरीन आंसर लिखने के ख्याल से आप बहुत अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों को आद करके लिख रहे हैं और उसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हों, तो ऐसे में आपका सही मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। हिंदी माध्यम वाले मित्रों के साथ एक और समस्या है कि थोड़ा उनको इंग्लिश की अपेक्षा में लिखने में ज्यादा समय लगता है। और वैसी स्थिति में आपको रूम में या फिर जब पढ़ाई करते हैं, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो कम से कम लगातार 3-4 घंटा लिखने का हैबिट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कई बार आपको लिखने के कर्म में हाथ काम करना बंद कर देगा। तो वैसी स्थिति में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और थोड़ा तेज लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। राइटिंग की बात पहले भी कर चुका हूँ कि हैंड राइटिंग वास्तव में आकर्षक का चीज होता है, आकर्षण डालता है आपकी कॉपी में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके तथ्य अच्छे हों, तो मैं पहले भी बताया हूं कि आपका हैंड राइटिंग इतना भी खराब नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपकी कॉपी ही पढ़ने में समस्या हो रही हो। तो आपकी हैंड राइटिंग मोटे तौर पर अच्छे से पढ़ने योग्य हो, उतना कम से कम हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो आपके लिए बोनस है, वास्तव में बोनस है। लेकिन अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो उससे आपको चिंतित भी नहीं होना है। अब चलते हैं प्रश्न पर। कैसा प्रश्न का मॉडल आंसर हो दिखाते हैं आपको। तो आज हम हिस्ट्री के पेपर में जो पहला प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न होता है उसको पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी और जो विशेष प्रभावशाली विशेषताएं थी उसकी चर्चा करना है, ना कि आपको इसके उत्पत्ति, विकास, ये सब दिस दैट आपको चर्चा नहीं करना है। आपको तर्कसंगत जो प्रश्न में पूछा गया है उसी बात को आपको आंसर में चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं इसका मॉडल आंसर को। तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा और आपको जब पेज मिलेगा तो पेज में आपका मार्जिन नहीं रहेगा। तो मार्जिन देने के लिए आपको जैसे ही कॉपी मिलता है, आप सबसे पहले कॉपी में मार्जिन आप स्केल से छोड़ सकते हैं। और जो भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं आप साफ और स्पष्ट शब्दों में और बीच में नहीं लिख दीजिए कि किस प्रश्न का आप उत्तर लिखने जा रहे हैं। आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई चोरी करने जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपका जो प्रश्न का उत्तर संख्या है, जो प्रश्न संख्या का उत्तर है, वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। क्योंकि कई कॉपी चेक करने वाले बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो आपको उसको कठिनाई नहीं देना है, आपको उनको सहज रखना है ताकि कॉपी चेक करने में झुंझलाहट ना हो कि कौन सा प्रश्न का उत्तर है, ये सारा ढूंढने में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इस ख्याल से आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है
कि फलाना प्रश्न संख्या का उत्तर। तो इस तरह से मैंने बीच में ही लिख दिया है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट किस प्रकार से होगा। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक सिंधु घाटी सभ्यता एक अज्ञात सभ्यता थी, लेकिन 1921 से लेकर अब तक की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों ने इस सभ्यता के कई विशिष्ट विलक्षण उजागर किए। भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर में फैला यह कांस्य युगीन सभ्यता एक महान संस्कृति की खोज थी। इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह विश्व के एक सुविकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। और एक मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैप बना दिया, और इसका विस्तार को, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसको मैं छोटे से डायग्राम में बनाकर दिखा दिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपका इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और जो प्रश्न में पूछा गया है उससे मिलता जुलता, उसी के संदर्भ में आपका इंट्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात कुछ और कर रहे हैं और प्रश्न में कुछ पूछा और गया है। तो आपको लगना चाहिए कि हम उत्तर किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका इंट्रो होना चाहिए। आप उत्तर को लिखते समय इंट्रो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये जो मैं उत्तर मॉडल उत्तर बता रहा हूँ ये अंतिम और निर्णायक नहीं है, आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं। मैं इस उत्तर के माध्यम से बस बता रहा हूँ कि आप किस दिशा में अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कई विशिष्ट और प्रभावशाली विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं। इसमें नगर नियोजन सर्वप्रमुख है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संरचनाएं। तो अब हम मेन बॉडी पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, और मेन बॉडी पार्ट में ध्यान रखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न में पूछा गया है उस पॉइंट को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को डील करें। और आप जब पीएससी मेंस का उत्तर लिख रहे हैं तो पॉइंट को थोड़ा थोड़ा विस्तार करके आपको लिखना है, चूँकि आपको 6-7 पेज 8 पेज उत्तर लिखना है। तो ऐसे में सिर्फ पॉइंट को लिख देने से आपका 6-7 पेज नहीं हो जाएगा। आपको पॉइंट को थोड़ा सा विस्तार करके लिखते जाना है। और एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगा। तो उस स्थिति में आप कम पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो उन कम पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा विस्तार करके लिखेंगे, उस तरह से आपका शब्द सीमा पूरा होगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट है तो ज़्यादा पॉइंट को थोड़ा थोड़ा विस्तार करके मेन बॉडी पार्ट को लिखते चले जाएंगे। और जहाँ भी आपको मैप का, डायग्राम का, फ्लो चार्ट का बनाने का अवसर मिलता है आप बनाते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैप बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट की तरह बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है। विदिन ए सेकेंड आपको मैप को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है, और उसको डेंटिंग, पेंटिंग, कलर इस तरह का चीज़ नहीं करना है। आपको समय का भी ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं कि जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ भी आप मैप, डायग्राम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं। एक फ्लो में आपका आंसर चलना चाहिए कि हाँ, पढ़ने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को लगना चाहिए कि आपका आंसर एक फ्लो में जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संरचनाएं, तो यहाँ पर हम बस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डील कर दिए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार करके यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला पॉइंट है सड़क। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सड़क जो ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। जो सड़कें जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और काफ़ी अच्छी सड़क थी। आज के समय में देखें तो उससे भी काफ़ी बेहतरीन सड़कें हुआ करती थी। और दूसरा पॉइंट मैंने दिखाया उत्तम नाली प्रबंध। जो नाली का प्रबंध था काफ़ी उत्तम था, पानी कहीं जमा नहीं होता था, ना तो सड़क में पानी जमा होता था, सड़क से सीधे ढाल के माध्यम से नाली में पानी प्रवेश करता था और वो कहीं पर भी जमा, गंदगी इस तरह का मामला नहीं होता था। उतने प्राचीन समय में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। वास्तव में ये बोल सकते हैं विशेष और प्रभावशाली विशेषता ही थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर सड़क जो ग्रिड पद्धति है उसका छोटा सा डायग्राम आप दिखा सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण विशाल जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, काफ़ी बृहद स्नानागार था
और ये इतना बड़ा था कि इसका लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और जो गहराई था 2.43 मीटर गहराई था। और इसके जो दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती थी और ये जो विशाल स्नानागार होता था उसके ठीक किनारे में कपड़े बदलने के लिए एक छोटा सा कमरा भी होता था। तो उतने प्राचीन समय में इस तरह की व्यवस्था जो थी, संभवतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में जो स्नान करने हेतु इस तरह का विशाल स्नानागार बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार को आप दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट में आप दुर्ग को दिखा सकते हैं। और ये दुर्ग जो बनी होती थी पक्की ईंटों से निर्मित, जानते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर दुर्ग बने होते थे वो पक्की ईंट से बने होते थे और घर के पीछे दरवाज़ा खुलता था। ये एक विशेषता थी और संभवतः ये जो दुर्ग थे शासक वर्ग के लिए बने होंगे। और ये जो पक्की ईंट से जो बने दुर्ग थे उसका जो आयाम था 4:2:1 के रेशियो में था, अर्थात लंबाई 4, चौड़ाई 2 और गहराई ऊंचाई जो था वो 1 के रेशियो में था। उसके बाद आप विशाल अन्न भंडार को दिखा सकते हैं मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। और जो इतना बड़ा जो अन्न भंडार गिरह प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से वो कहीं ना कहीं परिचायक है कि कृषि जो पद्धति थी काफ़ी उन्नत थी और अधिशेष कृषि होता था, तभी तो वो अनाज रखने के लिए उतना बड़ा अन्न भंडार बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज टाइप से बनाया गया था। इसका परिमाप देखें तो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा ये विशाल अन्न भंडार की तरह बना हुआ था। इसका लिपि भी एक विशेष महत्व रखता है, भाव चित्रात्मक था जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें इसके लिपि का जो अभिलेख मिला है वो काफ़ी लंबा चौड़ा अभिलेख नहीं मिला है उस समय का, और उस लिपि में पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन उस लिपि में जो आकृति बने हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके बाद टेराकोटा को दिखा सकते हैं। पक्की मिट्टी से बने खिलौने को टेराकोटा बोला जाता है, जो मिट्टी को पका कर बनाया जाता है, तो उसको बता सकते हैं। और उस समय की जो विज्ञान और तकनीक जो उतना प्राचीन समय में भी विज्ञान और तकनीक उतना आगे था, जैसे दिखा सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो जो कांस्य है मिश्र धातु है और उस समय मिश्र धातु बनाने की कला, भवन निर्माण ऊंचे ऊंचे उतने बिल्डिंग बनाने की कला, सड़क उतने अच्छे से बनाने की कला, नाली का उतना उत्तम प्रबंध करने का जो कला था, कहीं ना कहीं विज्ञान और तकनीक उस प्राचीन समय में भी काफ़ी विकसित था। तो इसको आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े थोड़े पॉइंट में आपको सामाजिक विशेषता को बतला दीजिए कि मातृसत्तात्मक समाज था, कई जाति वर्ग के लोग इस सभ्यता में रहते थे और संभवतः ये शांतिप्रिय सभ्यता थी, चूँकि हथियार अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिला है। और आर्थिक विशेषता में दिखा दीजिए कि आप की उन्नत कृषि की व्यवस्था थी, नदी किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी और इसका जो दोन क्षेत्र था, जो भूमि था, वो काफ़ी उपजाऊ था। और उस समय जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, इस समय की अपेक्षा उस समय ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और अधिशेष कृषि होता था और उसकी वजह से व्यापार और ख़ास करके जो कपास और वस्त्र उद्योग उस समय भी काफ़ी वर्चस्वशाली था। धार्मिक विशेषता में आप दिखा दीजिए, लौकिक सभ्यता थी लेकिन धर्म उतना वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि आप किसी तरह का पूजा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक कोई स्थल वैसा मंदिर मस्जिद चर्च इस तरह का चीज़ प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मातृ देवी की पूजा, पशुपतिनाथ का पूजा उस समय किया जाता था। लोग पूजा पाठ करते थे लेकिन उस तरह का धर्माडंबर नहीं था। लोग संभवतः पशु वृक्ष अर्थात प्राकृतिक पूजक थे। इस तरह का चीज़ आपको देखने को उस प्राचीन सभ्यता में कुछ विशेष प्रभावशाली विशेषताओं को दिखा सकते हैं और मेन बॉडी पार्ट में इन्हीं बातों को चर्चा करना था। अब हम इंट्रो मेन बॉडी पार्ट को देख चुके हैं। अब इसका फाइनली कंक्लूजन कैसे तैयार करना है, तो कंक्लूजन आपका सार गर्भित होना चाहिए। जो भी आप पूरे आंसर में लिखें उसका सार होना चाहिए और आप
जो निष्कर्ष होगा, जो कंक्लूजन होगा, उसमें आप थोड़ा सा आगे की राह को थोड़ा सा आप उजागर कर सकते हैं। तो देखते हैं कंक्लूजन किस प्रकार का है। खुदाई से प्राप्त साक्ष्य आज के अत्याधुनिक विश्व को भी यह सुविकसित वैभवशाली सभ्यता चुनौती देने योग्य है। अपठित लिपि व घनी जन आबादी वाले क्षेत्रों की क्षैतिज खुदाई के अभाव के कारण और भी कई संभावित साक्ष्य उजागर नहीं हो पाए हैं। अतः निरंतर खुदाई से और भी कई प्रभावशाली विशेषताएं परिलक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह का आप आंसर को कंक्लूड करके आप फाइनली आंसर को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस तरह का मॉडल आंसर से काफ़ी आइडिया मिला होगा कि किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे और आप उत्तर में किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप इसी प्रकार से लिखने का आप कोशिश करते रहें। उत्तर को कैसे अच्छे और सही समय में कैसे कंक्लूड कर देना है, इन तमाम बातों का ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का हर एक सब्जेक्ट का एक आंसर आपको मैं इस तरह का मॉडल आंसर के तौर पर आपको बता दूँ क्या होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।